पॉज कर दीजिए। बस मेरी बात को समझ गए होंगे। क्या टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्यों है टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी? उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग, उसको मेजर कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप कोई बॉडी मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यदि इस डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम अलग हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम अलग हो जाएगा, ऐसा इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। उसका कोई फिक्स उस डायरेक्शन पर डिपेंड ही नहीं करता वो। अब आइए, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेगा तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने का रीजन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ x विल चेंज y विल चेंज। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग यदि x कांस्टेंट रहेगा तो y कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उसके करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब कभी भी हम लोग बात करेंगे चेंजेस में, तो हमको x के वैल्यू पुट करने पर हमको y मिलेगा। तो y यदि हम x का वैल्यू कितना रख रहे हैं, x का वैल्यू π/6 रख रहे हैं, तो हमको y कितना मिलेगा, तो साइन आपको पता है π/6 बराबर कितना होता है, 1/2, और y π कितने पे लेना है हमको, 3 पे, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। अब हमको मान लीजिए निकालना है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई निकालना है हमको, तो डेल्टा वाई मतलब y कितने पर, सेकंड वाले पर, यानी कि y2 पर माइनस y1 पर, उसके करस्पॉन्डिंग x1 पर, x2 पर माइनस x1 पर। अब 1 और 2 कौन है, इसको हम मानेंगे 1 और इसको मानेंगे 2। ये हमारा फाइनल वैल्यू है, फाइनल x है, और ये हमारा इनिशियल x है। तो यहां पर ध्यान देना है, एकदम अच्छे से समझिएगा कि यहां पर हम अभी इसकी बात ही नहीं करते हैं। यहां पर हम जब डेल्टा वाई लिखेंगे, डेल्टा कहने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, तो डेल्टा का मतलब चेंज, तो यहां चेंज है और किस में है, y में, तो डेल्टा वाई मतलब चेंज इन y, तो इसमें हमेशा y फाइनल माइनस y इनिशियल। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है डेल्टा x, तो इसका मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये डेल्टा y और डेल्टा x जो हम ले रहे हैं, ये कब फीचर में आएगा, कब सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये तब सिग्निफिकेंट होगा जब कोई चेंजेस आएगा। यदि कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कहीं पर भी आपको डेल्टा y या डेल्टा x नहीं दिखेगा। डेल्टा तभी दिखेगा, तब फीचर में आएगा जब कोई चेंज हो रहा है, जैसे टाइम का चेंज, पोजीशन का चेंज, स्पीड का चेंज, वेलोसिटी का चेंज, पार्टिकल के लोकेशन का चेंज, जिसको पोजीशन का चेंज बोलते हैं। ठीक है, जहां भी चेंजेस आ रहा है वहां डेल्टा आएगा। ठीक है, जहां चेंज नहीं होगा वहां डेल्टा नहीं आएगा। तो जब चेंज की बात है, तो सपोज थोड़ा देर के लिए समझिए, ये हम मैथमेटिकली समझा रहे हैं, यहां पर हम ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए ध्यान से कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, उसका ग्राफ है, पार्टिकल इनिशियली ये पॉइंट पर है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है उसका, और ये उसका फाइनल पॉइंट है यानी 2। तो पार्टिकल इस पाथ तो ऐसा चला, ठीक है, तो इनिशियली उसका कोऑर्डिनेट x1 रहा होगा, x की बात कर रहे हैं तो, और कुछ देर के बाद जब वो यहाँ पहुंचा तो उसका कोऑर्डिनेट x2 हो गया। आपको पता है x2 इज ग्रेटर देन x1 है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y देख लीजिए, तो y1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ y2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर भी हमको डेल्टा y मिल रहा है, डेल्टा y मतलब y2 माइनस y1 होगा, और यहाँ चूंकि x बड़ा है तो यहाँ डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1। तो यहां पर क्या हुआ, पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे गया, तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन में गया, तो x कोऑर्डिनेट में यदि हम चेंजेस की बात करेंगे तो x में डेल्टा x होगा, क्योंकि x चेंज किया कि कांस्टेंट है, चेंज किया, x में चेंज आया, तो हम यहाँ डेल्टा x की बात करेंगे, क्योंकि जहां चेंज होगा वहां डेल्टा आएगा। अब डेल्टा x की बात करेंगे तो चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इसीलिए x2 माइनस क्या होगा, x1 हमेशा। उसी तरह यहां भी चेंज हुआ y में, तो y में भी चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होगा,
तो फाइनल कितना है y2, इनिशियल कितना है y1। तो इस तरह से y में चेंज आया और x में चेंज आया, ठीक है। अब यहां पर इनके बीच का एक रिलेशन हम निकालेंगे, वो बात की बात है। तो अभी हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं चेंज आएगा तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम लोग आते हैं एक रिलेशन में, चूंकि यहां पर y क्या है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ध्यान समझिए, y x का फंक्शन है, तो हम क्या किए, हम x के अलग अलग वैल्यू के लिए x का इनिशियल वैल्यू डाले तो हमको y1 मिला, इसको हम y1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का इनिशियल वैल्यू डाला तो हमको इनिशियल वैल्यू मिला y का। जब हम x का फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y फाइनल मिलेगा। उसी को फाइनल को हम 2 बोलते हैं और इनिशियल को 1 बोलते हैं। 1 बोलिए या इनिशियल बोलिए, फाइनल बोलना हो या 2 बोलिए, ठीक है। तो यहां पर y1 और y2 मिला, तो चेंज इन y हम कैसे ले सकते हैं। अब हमको यहां पर लेना हो डेल्टा y डिवीजन में डेल्टा x, मान लीजिए ऐसा लेना हो, तो डेल्टा y कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा, डिवीजन में x2 माइनस x1 होगा। तो x2 का वैल्यू जब हम पुट किए तो y2 कितना मिला हमको, √3/2। तो y2 का वैल्यू कितना है, √3/2 माइनस x1 कितना है 1/2, डिवीजन में x2 कितना है, बोलिए, पाई/3 माइनस पाई/6। अब यहां आइए, √3 माइनस 1/2 इनटू, अब यहां पर हम क्या ले सकते हैं, यहां पर √3 माइनस 1/2 ले लिए। अब यहां पर डिवीजन में आ जाएंगे तो एलसीएम कितना होगा 6, तो यहां 2 पाई माइनस कितना पाई। फाइनली एक्सप्रेशन जो आएगा वो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का क्या होगा, यहां पर 6 ऊपर जाएगा तो यहां आएगा √3 माइनस 1 डिवीजन में 2 इंटू 6 डिवीजन में पाई, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स में, तो आ जाएगा कितना 3 √3 माइनस 1 डिवीजन में। ये कितना का वैल्यू आया है, ये आया है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, उसका आया है वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जहां पर डिनोमिनेटर में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नॉमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर में हमेशा इंडिपेंडेंट आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, और नॉमिनेटर में क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा नॉमिनेटर में रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी लिखा हुआ हो तो आप ये समझ लीजिए। मान लीजिए कहीं ये लिखा हो डेल्टा x बाई डेल्टा टी, इसका मीनिंग क्या हुआ, x डिपेंडेंट है, t इंडिपेंडेंट है, और यहां t के चेंज होने से x में चेंज आ रहा है, इसीलिए डेल्टा t चेंज इन टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी के करस्पॉन्डिंग हमको जो टाइम, जो पोजीशन में या कोई भी ऐसा वेरिएबल है उस पर चेंजेस मिल रहा है। तो यहां लिखेंगे x2 माइनस x1 डिवीजन में t2 माइनस t1, यानी कि t2 मान लीजिए 10 सेकेंड, t1 मान लीजिए 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड, हाँ, t को t1 को माना 5 सेकेंड, t2 को माने हम 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हमेशा उस तरह से ही रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए कोई और है, मान लीजिए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है, इसका मतलब टाइम के साथ थीटा में चेंजेस आ रहा है, यानी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। और यहां पर ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया इंडिपेंडेंट, और यहां पर भी θ2 माइनस θ1 डिवाइड करेंगे t2 माइनस t1। समझ पाए इस बात को, इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए। एवरेज में रेट मतलब
चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट। और ये जो चेंज होगा, हम हमेशा एक टर्म यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये चेंज सिग्निफिकेंट होगा। तो ये चेंज भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट, मतलब एक्सेप्टेबल, या कह लीजिए कि हाँ कंसिडरेबल, या फिर और बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ को हम देख सकते हैं, जो चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो चीज़ को हम एवेल्युएट कर सकते हैं, उस वैल्यू को हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू कहते हैं। सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का एक मेजर डिफरेंस रियल लाइफ में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए, हम पहले भी एग्जांपल दिए होंगे शायद, जैसे मान लीजिए ये एक रूम है, कमरा है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग। मान लीजिए कि इसमें वो छोटा सा वो लाल वाला चींटी है ना, लाल वाला चींटी देखे हैं, वो घूम रहा हो, छोटा सा एकदम लाल वाला चींटी है, वो चारों तरफ ऐसे घूम रहा हो, कहीं कहीं इधर से निकल के ऐसे जा रहा हो। तो आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ब्लैक कोबरा, ठीक है, मान लीजिए इसके अंदर हो और वो ऐसे देख रहा हो कि हाँ सब पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे देख रहा हो, और उसके बाद खुद आके हम भी पढ़ेंगे, निकल करके आ गया है सामने, तो उसके यहाँ पर होने से आपको कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं है? तो वो सिग्निफिकेंट हो गया, और जो चींटी है वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। किस टर्म में? मान लीजिए कि थ्रेट के टर्म में, खतरे के टर्म में। आपको चींटी से खतरा नहीं है, लेकिन उस सांप से खतरा है, क्योंकि आपके लिए वो सिग्निफिकेंट थ्रेट है, मतलब वो एक वैल्यू रखता है, उसके काटने से आपको असर पड़ेगा, चींटी के काटने से कोई असर नहीं पड़ सकता इन जनरल। तो ये बात हो गई। तो सिग्निफिकेंट मतलब यहां पर बात है कि ऐसा वैल्यू जिसके चेंज होने से इफेक्ट पड़ेगा, जिसका चेंज होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो वैल्यू सिग्निफिकेंट हो गया। तो यहां पर चेंज क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। बात समझ पाए? सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट एक रिलेटिव टर्म है। जैसे हम आपको पहले ही बताए थे, फिर से बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास, आप बहुत छोटे बच्चे हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, 6 साल मान लीजिए, जब बच्चे को पैसे की वैल्यू पता चलने लगती है कि हाँ ये 2 रुपया देंगे दुकानदार को तो दुकानदार हमको एक टॉफ़ी देगा। मान लीजिए उस एज में आप हैं, तो आपके पास है कितना, 2 रुपया। आप गए, 1-1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपया। आप गए दुकान के रास्ते में, तो आप रास्ते में जब जा रहे थे तो कहीं से गलती से 1 रुपये का सिक्का गिर गया, आपको पता नहीं चला। आप दुकान पे गए तो आपको पता चला 1 ही रुपया है मेरे पास, तो आप तुरंत दौड़ के देखने लगेंगे कि रास्ते में कहाँ पर मेरा 1 रुपया गिरा। देखेंगे, या देखे होंगे भी कभी लाइफ में, ऐसा हुआ होगा तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आप अब अमीर आदमी बन गए, आपके पास 5 करोड़ रुपया है, उसमें से 1 रुपये का सिक्का गिर गया रास्ते में, तो आप फिर मुड़कर देखेंगे उसको, 1 रुपया तो पहले भी था, 1 रुपया अब भी है। अंतर किस बात का है? अंतर किस बात का है? आपके 2 रुपया में 1 रुपया 50% अमाउंट है। 2 रुपया में 1 रुपया 50% अमाउंट है, आपके टोटल अमाउंट का 50% खो गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए एक, मतलब ये वैल्यू जो है आपके लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए 4 करोड़ रुपया, उसमें से 1 रुपया गिर गया है कहीं रास्ते में, तो आप ये सोचेंगे चलो 1 रुपया गिर गया कोई बात नहीं, अब उस 1 रुपया के चक्कर में मेरा 4 करोड़ में डिस्टर्बेंस ना आ जाए, मेरा 4 करोड़ खतरे में ना आ जाए, तो आप उसके लिए 1 रुपये के लिए घूमेंगे नहीं। लेकिन जब बच्चा थे तो वही 1 रुपया आपके लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट है, आपके टोटल अमाउंट का 50% है, वो है तो 1 ही रुपया, तो एक टर्म में वो सिग्निफिकेंट है, और जब 4 करोड़ आपके पास है तो उस समय ये सिग्निफिकेंट नहीं। मेरी बात समझ पाए? अमाउंट वही है, तो इसीलिए कहते हैं कि ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब जब आपका सिचुएशन और आपके पास जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं मेरे लिए, ठीक है। जैसे इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है। जैसे चींटी के लिए यहां से पटना जंक्शन जाना इनफाइनाइट डिस्टेंस है, हमारे लिए फाइनाइट डिस्टेंस है कि नहीं, समझ गए? अब जैसे ये बोर्ड है, तो छोटा सा एक चींटी जो है इस बोर्ड में घूमेगा तो उसको लगेगा कि हम बहुत बड़ा
मतलब समझिए कि एक एक पूरे पूरे गांव में घूम रहे हैं, एक बड़ा सा गांव है उसमें घूम रहे हैं, गांव गांव की क्या एक शहर है बड़ा सा उसमें घूम रहे हैं। हमारे लिए क्या है, ये तो हाथ का रेंज है। तो जो चीजें, एरिया तो वही है, लेकिन किसी के लिए वो सिग्निफिकेंट है, किसी के लिए वो इनसिग्निफिकेंट है। ये एक रिलेटिव टर्म है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। जैसे बहुत सारी जगह पर यूज करेंगे कि पार्टिकल चेंज्ड इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज, मतलब पार्टिकल का पोजीशन जो चेंज किया वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज आया। हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस आया, तो क्या हम लोग उसमें ले पाएंगे। और उसका मैथमेटिकल टर्म्स बहुत बढ़िया है, ग्राफिकली भी हम समझेंगे, और फिजिक्स में तो उस पर डिपेंड करेगा ही करेगा। पूरा का पूरा 11th और 12th सिग्निफिकेंट अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट पे ही डिपेंड करता है। कब कहाँ सिग्निफिकेंट होगा और इनसिग्निफिकेंट होगा, हो सकता है आज ही देख ले। तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेट मान लेते हैं, सपोज करें लेट हमारे पास, मान लीजिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए यहां पर आप लोग अपने जीवन काल में आज तक कभी भी वाटर टैंक देखे हैं? कैसा रंग का होता है? ब्लैक कलर का होता है, व्हाइट कलर का नहीं देखे हैं? देखे, हाँ, ब्लू भी देखे हैं, ठीक है, वाह। आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं बात को। इनलेट, इनलेट मतलब हाँ हाँ हाँ, तब ठीक है। आउटलेट, देखें कोई कंपनी का आउटलेट होता है, हाँ, जैसे रिबॉक का आउटलेट है, पूमा का आउटलेट है, कभी देखे हैं, ऐसा सुने हैं? आउटलेट मतलब क्या हुआ, बोलिए। हाँ हाँ, कोई तो बोला बाहर निकलना, ठीक है, एकदम कहानी की तरह समझिएगा, क्योंकि कहानी की तरह ही समझाएंगे हम, समझे, एकदम रियल लाइफ से, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। आप डे टू डे लाइफ में कितना फिजिकल टर्म्स देखते हैं या फिर फिजिकल फिनोमेना देखते हैं, आप खुद ही याद नहीं होगा आपको। साइकिल साइकिल चलाए हैं कभी, ठीक है, आप इतना इवन कि पानी पी रहे हैं ना, तो वहाँ भी फिजिकल टर्म्स यूज हैं और फिजिक्स यूज हो रहा है। यदि फ्लूइड में फ्लूइडिटी नहीं होगा तो आप पानी नहीं पी पाएंगे। पानी पी भी लिया तो पूरे बॉडी सर्कुलेशन, पूरे बॉडी के अलग अलग वेन्स में तब तक नहीं जा सकेगा तब तक उसके पास फ्लूइडिटी नहीं होगा। समझे पाए? फ्लूइडिटी और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है? चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा फ्लूइड पढ़ना है हम लोग को। आइए यहां पर x बराबर 0, टोटल हाइट, आइए जानते हैं टोटल हाइट कितना है। टोटल हाइट h बराबर 10 मीटर, ठीक है। एक वाटर टैंक है जिसका टोटल हाइट कितना है, यहां ये रेफरेंस लेवल है। रेफरेंस लेवल मतलब, रेफरेंस लेवल मतलब यहां से राइज करेगा। अब वाटर टैंक खाली है, पूरी तरह से खाली है, कितने टाइम पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर x बराबर कितना है, x क्या है, x है वाटर लेवल। तो x कहां से कहां वैरी कर सकता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 10 मीटर। यदि 0 है तो खाली है, 10 मीटर है तो टंकी फुल हो गई है, आवाज करना शुरू करेगा, टंकी की पानी मतलब पंकी का पानी का टंकी फिल हो चुका है, कृपया मोटर, कब होगा ये, x बराबर, और x छोटा भी सकता है 10 मीटर से। तो ये टर्म को समझ पा रहे हैं, x का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर और 10 के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। 10 मीटर से ज्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि वो पानी में उतना है ही नहीं, वो उसके बाद तो ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होने से पानी के नीचे चला जाएगा, वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा। समझ गए? और आप इस बात को मानते हैं कि जितना पानी अंदर आ रहा है वो सारा पानी इसमें रह गया तो ये लेवल बढ़ेगा,
और जितना पानी इंटर हो रहा है उतना ही पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो लेवल कभी बढ़ेगा ही नहीं। और यदि पानी आ रहा है 10 लीटर पर सेकेंड और निकल रहा है 12 लीटर पर सेकेंड, तो उस केस में पानी का लेवल नीचे जाएगा। तीनों केस समझ में आ गया। ये हमारे डे टू डे में लाइफ में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि वाटर का लेवल किस कंडीशन में राइज करेगा और किस कंडीशन में ज़्यादा रेट से राइज करेगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ समझते हैं t बराबर 0 पर, और मान लीजिए कुछ देर के बाद मान लीजिए ये x बराबर 2 मीटर आ गया, और यहाँ पर टाइम कितना लगा, 10 मिनट। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ x बराबर 2 मीटर इज अटेन्ड एट इन कितना सेकेंड में, सॉरी 10 मिनट में, देन आफ्टर हाउ मच टाइम water will be filled in the water tank। मान लीजिए ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है, t बराबर 0 पर टाइम स्टॉप वॉच ऑन किए, पानी यहां से इनलेट से इंटर करने लगा, पानी इनलेट से इंटर करने लगा तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, राइज करेगा तो t बराबर 0 पर x कितना था, राइज 0, t बराबर 10 मिनट पर उसका राइज कितना हो गया, 2 मीटर। उसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा जब वो फुल हो जाएगा, फुल मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर, x बराबर 10 मीटर होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमको एक चीज बताइए कि जो वाटर के लेवल का बढ़ना है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो हम यहां लिख सकते हैं हियर द लेवल ऑफ वाटर राइजेस विथ टाइम के साथ चेंज कर रहा है ना। ठीक, तो हमारे लिए क्या कंडीशन है, एट, इसका मतलब है कि x इज फंक्शन ऑफ, कुछ समझ पाए, तो t क्या है यहां पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, क्लियर हुआ कुछ इस एग्जांपल से। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि x1 कितना होगा, x1 मतलब x इनिशियल कितना, 0, कब, ये कब था, जब t1 बराबर t इनिशियल कितना था, तो यानी कि इनिशियल यानी t1 0 था तो x1 कितना था, 0। उसके बाद जब t2 हो गया, t फाइनल, तो कितना है, फाइनल कितना है, 10 मिनट। ठीक है, समझिए पहले, तो x2 यानी कि x फाइनल कितना है, तो हमको निकालना है क्या है, हमें निकालना है डेल्टा x बाई डेल्टा t। इसका मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई t फाइनल माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 डिवीजन में t2 माइनस t1। बोलिए हाँ, होगा, क्लियर है। तो x2 कितना है हमारा, बोलिए x2 कितना है, 2 है, और x1 कितना है, अच्छा, और यहां पर हम देखें तो t2 कितना है, 10 मिनट, और ये इनिशियल 0, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर मिनट होगा ऐसा। ठीक है, तो ये जो हमारा डेल्टा x आया है, ये रेट निकला, एवरेज रेट किसका, वाटर लेवल राइज होने का। ठीक है, वाटर लेवल राइज होने का। तो अब वाटर लेवल राइज होने का ये रेट है, इसको हम लोग कहेंगे रेट ऑफ राइज ऑफ वाटर लेवल। अभी बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, इसलिए
आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ये एक स्टेप का टॉपिक है, लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहे हैं ताकि माइंड में वो रिकॉल हो जाए। समझ गए? कौन सा टॉपिक कितने लेवल पर कितनी बार रिकॉल करने से आपके दिमाग में वो इमेज बना लेगा, उस पर हम लोग का रिसर्च होता है। ठीक है, उस पर हम लोग रिसर्च करते हैं, बैठ के 2 घंटा सोचते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद आंख बंद करते हैं, इसको ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे होगा, ऐसे करके सेट करते हैं और आपके माइंड सेट को रीड करते हुए, आपकी साइकोलॉजी को रीड करते हुए, आपकी फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को ला करके समझाते हैं। टीचिंग इतना ही आसान काम है, कोई भी कर सकता है। करके देखिए, रीढ़ का हड्डी सीधा हो जाएगा। आइए, तो एवरेज रेट है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। 1 मिनट की कहानी को 1 घंटा में समझाना अच्छा है, बात है, आप धीरे धीरे समझिएगा, अब फिर तो उसको आधा मिनट में ला ही देंगे हम। ठीक है, ये क्या है? ये रेट है। तो रेट है यहां पर कांस्टेंट, मतलब ये रेट कांस्टेंट है। तो अब यहां पर देखिए क्या कर सकते हैं। x2 तो हमको पता है, माइनस x1 है, डिवीजन में यहां t2 माइनस t1। ठीक है, अब देखिए x2 हम लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर माइनस 0 डिवीजन में t2 माइनस 0। इसका मीनिंग समझ पाए? हमने x2 कितना लिया और x1 कितना लिया? 0। तो उस समय टाइम t2 लिख दिया, t1 कितना लिया? क्यों? क्योंकि जब t1 0 था तो उस समय पोजीशन भी 0 था। ठीक है, और फाइनल हमको पता है, फाइनल टाइम निकालना है, और ये रेट कितना है? तो 1/5 यहां लिख दिए। तो यहां पर इस रिलेशन में ये 10 0 t2 0 1/5 कितने अननोन हैं? 1 निकल जाएगा। तो यहां से t2 कितना हो गया? यहां देखिए, ये t2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5, तो t2 इज इक्वल टू, मतलब 50 मिनट में टंकी भर जाएगा। और टंकी भर जाएगा, आप ये चीज को कैसे निकाल पाए? रेट, एवरेज रेट आप निकाल लिए, उससे आप ये पता कर लिए कि बॉडी का फाइनल पोजीशन या फिर टंकी कब फिल होगा। बात समझ में आया? कुछ समझ में आया तो बताइए। इसके अकॉर्डिंग देखना है। तो सबसे पहले हम लोग x का पहला इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, आप यहां पर अलग से करके भी चेक कर सकते हैं, यहां भी पुट कर सकते हैं। तो यदि हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना आ गया? 9 प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 10 होगा ऐसा? 3x स्क्वायर है ना, तो 3, अच्छा ठीक, तो यहां पर ये 3 रह जाएगा, तो ये 3 हो गया प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो 4 यूनिट आएगा। ठीक, ये y1 मिला। अब हमको y2 निकालना है, तो कितने पर? x बराबर कितने पर? 3 पर। तो जब हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो हमको y मिलेगा, सॉरी x का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं? तो x का वैल्यू हम पुट करेंगे 3, तो y2 मिलेगा हमको। तो यहां 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27 और प्लस 6 माइनस 1, कितना हो गया? ये 32 हो गया, 32 यूनिट। ठीक है, अब हम पुट कर सकते हैं यहाँ y2 कितना है हमारा? 32 माइनस y1 कितना है? 4 डिवीजन में x2 कितना है? माइनस 1, तो यहां से कितना हो गया? 28, अरे ये 28 हुआ, और ये कितना? 2, तो ये 14 आया, तो 14 यूनिट पर मीटर हुआ, पर मीटर। ठीक, तो ये हमने क्या निकाला? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कितने से कितना? 1 से 3 के बीच में, यानी एवरेज रेट निकाला।
एवरेज रेट के लिए हमको इनिशियल और फाइनल वैल्यू पता होना चाहिए। इसी तरह मान लीजिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपसे पूछ रहा है फाइंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कब के लिए? फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 टू x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, यदि चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब फाइनल हमेशा इनिशियल से ज्यादा होगा, और यदि चेंज नेगेटिव है तो फाइनल हमेशा इनिशियल से, अरे बोलो, इफ द चेंज, ध्यान से देखिएगा, इफ द चेंज इज पॉजिटिव देन फाइनल वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल वैल्यू, होगा ऐसा। इफ द चेंज इज नेगेटिव then final value always is smaller than initial value। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमको निकालना है कितने, x बराबर पाई बाई 4 पर, तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, ये इनिशियल होगा ना, और ये फाइनल होगा। ठीक, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के लिए हम लोग देखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 डिवीजन में x2 माइनस x1। अब यदि हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं y1 का वैल्यू कितना होगा, साइन x का वैल्यू कितना है, पाई बाई 4 है ये, इंटू कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो कितना आएगा, वो 1/2 होगा। ठीक है, y2 बराबर अब हम पुट कर रहे हैं पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस इंटू कॉस पाई बाई 2, तो वैल्यू कितना होगा, 0। तो 0 माइनस कितना पुट कर रहे हैं, 1/2 डिवीजन में पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2 डिवीजन में 4 आएगा ना, डिवीजन में 4, और ये कितना होगा 2 माइनस 1 यानी कि पाई, तो इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1/2 इंटू 4 बाई पाई, तो ये हो गया 2 टाइम्स में, तो माइनस 2 बाई पाई, ये आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। माइनस आने का रीजन ये है कि फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम है। देखिए, इफ द चेंज इज नेगेटिव देन फाइनल वैल्यू ऑलवेज स्मॉलर देन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और इफ चेंज इन पॉजिटिव देन फाइनल वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव आने का मीनिंग वही है, समझ गए। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं। करिए